अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। इसी तरह सलामत रहें, इसी तरह खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। इसी तरह अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों पर अपने हिफ्ज़-ओ अमान को कायम रखे। बहुत सारी दुआएँ हैं। अल्लाह पाक सोने पाकिस्तान को बल्कि मशरिक़ वस्ता के तमाम मुसलमानों मुल्कों को जिस जंग की वो लपेट में है, उसमें अल्लाह पाक उनको उसको टेबल पर लाए, बिठाए और उनके जो मसाइल हैं वो हल करें, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। आखिर में जंग भी टेबल पर बैठकर ही ख़त्म करनी पड़ती है। सबसे पहले तो कल रात को जो एक अजीब-सी कैफ़ियत थी पाकिस्तान में, इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के जो वो अलर्ट थी, तो लोग काफ़ी परेशान हो गए कि अल्लाह ख़ैर करे। पाकिस्तान एयर फ़ोर्स जो है वो क्यों अलर्ट है? दरहकीकत हो ये रहा था कि इसराइल ईरान की चाबहार में था, वहाँ इसराइली तैयारे थे और वो पाकिस्तान से सिर्फ़ 70 किलोमीटर दूर थे। हमले तो चाबहार में हो रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की जनूब मगरबी सरहद थी। इसलिए पाक फ़ज़ाइया अलर्ट थी, जो कि एक रूटीन का प्रोटोकॉल था और ऐसे हालात में ऐसा होता है। अब ये देखें कि जंग जो है वो भी इसराइल जो आपसे 70 किलोमीटर दूर पहुँच गया। खुदा ना करे मुँह में खाक, वो कहते हैं ना, ईरान और ईरान के बाद पाकिस्तान और फिर आगे और आगे, आगे। आई डोंट नो ये कौन-सा ग्रेटर कोई वर्ल्ड बनाना चाहते हैं जिससे मुसलमानों का किरदार कम करना चाहते हैं, लेकिन ये शायद ना कर सकें, ऐसा हो नहीं सकेगा। लेकिन ख़ैर, पाकिस्तान जो है वो इस वक़्त काफ़ी जिस तरह की सिचुएशन है उसमें है, लेकिन अल्लाह पाक करम करेगा। हमारे जवान, हमारे बहादुर फ़ौज, हमारे बहादुर फ़ौजी अफ़सरान, हमारा मुल्क, हमारी अवाम जो है वो एक जगह पे खड़े हैं। कल अहम एक चीज़ और भी ये हुई कि कल जो नरेंद्र मोदी है, उसने अपनी काबीना की सिक्योरिटी कमेटी का अहम तरीन इजलास बुलाया था और वो इजलास बहुत अहम था, क्योंकि यही कमेटी हमलों की मंजूरी देती है। इस इजलास के बाद सूरत हाल अलर्ट है, पाकिस्तान भी तैयार है, क्योंकि प्लान जो है वो हो सकते हैं, कोई ऐसे प्लान हो कि अब ज़ाहिर है सब ने अपना-अपना हिसाब कर रहा है, तो इंडिया भी आ जाए कि चलो जी हमने भी करना है। वैसे तो बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर से कि वैसी जुर्रत नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर वो ऐसा करता है, तो इस दफ़ा दिल्ली, बम्बे जो है ना वो सिर्फ़ दुनिया के नक्शों पर रह जाएँगे। ये मेरे ख़्याल में नरेंद्र मोदी को याद रखनी चाहिए बात। इधर ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग में नया मोड़ आया है। कुवैत की वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि आज सुबह अमेरिका के कई तैयारे गिरकर तबाह हुए हैं। कुवैती वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कई अमरीकी तैयारे फ़ौजी तैयारे गिरकर तबाह हुए, इसकी तस्दीक की गई है। ताहम तैयारे गिरने की वजूहात नहीं बताई गई। उन्होंने तस्दीक की कि तमाम अमला मुकम्मल तौर पे महफूज़ है। मुतलका हकाम ने फ़ौरी तौर पर तलाश और बचाव की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। अमले को बहफाजत निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताकि इनकी सेहत का मुआयना किया जा सके और ज़रूरी तबी सहूलियात भी फराहम की जा सके। दूसरी जानब ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि मुल्की हदूद की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी F-15 तैयारे जो कि वो ईरानी फ़ज़ाई हदूद में थे, उनको मार गिराया है और अमरीकी लड़ाका तैयारा कुवैत में गिरकर तबाह हुआ है। ईरानी फ़ौज का कहना था कि कुवैत में अमेरिका का अल सलीम बेस को निशाना बनाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में गिरते हुए F-15 तैयारे से आग के शोले निकलते हुए देखे गए और अमेरिका के लिए बड़ी खिफत है कि इसके जहाज़ गिरना शुरू हो गए हैं और ये झूठी खबर बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ईरान ने सारी उम्र जंग की तैयारी की है, उसके पास वसाइल कम हो सकते हैं, लेकिन जज़्बे वाली कहानी जो है ना, वो ईरान कैसे मान लेंगे? वो अगर ईरान को कह रहे हैं कि आप हथियार डाल दें, तो वो क्या ईरान हथियार डाल देगा? और फिर ख़ास तौर पर जब आपने उनका सुप्रीम लीडर शहीद कर दिया, तो फिर तो वो आखिरी साँस तक, आखिरी बच्चे तक लड़ने की तैयारी करके बैठे हुए हैं। और ये देखें कि ईरान की जंग जो है, वो सिर्फ़ अमेरिका के साथ या इज़राइल के साथ नहीं है, वो पूरे खित्ते को लपेट में ले चुका है। ये जो यूएई गल्फ़ के ममालिक हैं, जिन्होंने तिनका-तिनका जोड़कर ये खूबसूरत तरीन दुनिया के मुल्क बनाए। वो जितने भी गल्फ़ के मुल्क हैं, जितने भी यूएई के मुल्क हैं, वो तिनका-तिनका जोड़कर सालों की मेहनत से ऐसी चमकती सड़कें, ऐसे चमकते घर, ऐसे चमकती बिल्डिंगें बनाई हैं और वो भी उस लपेट में आ रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए किसी सूरत में भी। अच्छा, इस दौरान इमरान खान साहब को तो सब भूल गए थे। यूथ ये कह रहे हैं कि आज अगर उम्मत मुस्लिमा का लीडर बाहर होता, तो जंग लगती ही नहीं, ईरान पर हमला होता ना और हालात ये ना होते। अंदाज़ा करें, इतने बेवकूफ़ और जाहिल लोग हैं, अवाम को भी समझते हैं कि वो भी बेवफ़ है इनके लोगों की तरफ है। ये हर इश्यू को दरमियान में इमरान खान को ले आते हैं। अब कह रहे हैं कि इमरान खान को रहा करें, वो जंग बंद करा देगा। अंदाज़ा करें, इमरान खान दी फुफी दा पुत्तर जंग ला के बैठा है। ਜਿਹੜਾ फुफी दे पुत्तर ਨੂੰ कहेगा कि जंग बंद कर दे। बहरहाल पीटीआई के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स इस दौरान पाक फ़ौज के खिलाफ इंतहाई घटिया, बेहुदा कैंपेन शुरू कर रहे हैं और 9 मई की तरह पाक फ़ौज को टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका को जवाब दिया जाए, ईरान के साथ खड़े हो जाएँ और ईरान के साथ मिलकर
لڑنا کس کے خلاف ہے؟ ایران تو یو کے خلاف لڑنا ہے، سعودی عرب کے خلاف لڑ رہا ہے، یا پھر دوسرے بہت سارے وہاں پر کر رہا ہے، تو کیا پاکستان بھی ادھر ہی چلا جائے؟ کیا پاکستان نے اپنا ڈیفینس دیکھنا ہے، پاکستان نے اپنا سلطنت دیکھنی ہے، پاکستان نے اپنی اسٹیٹ دیکھنی ہے۔ ایران جو ہے وہ ہمارا دوست ہے، اور ایران کو ہم سے کوئی کمپلین نہیں ہے۔ ہم نے اور ذرا تھوڑا سا ڈیپ چلے جائے نا، تو شاید آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ایران ہمیشہ کہاں کھڑا رہا ہے، ہمیشہ کس کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور پاکستان کو ایران سے کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑے ہیں۔ لیکن پاکستان نے کبھی ماضی کی پرواہ نہیں کی، اور وہ ایران کے ساتھ پہلے دن سے لے کر آج تک ویسے ہی کھڑا ہے جیسے کھڑا ہے، اور اس کی گواہی پارلیمنٹ جو ایران کی ہے اس میں پاکستان کے حق میں نعرے ہیں۔ تو خیر، جو یوتھی ہیں ان کا تو کام ہے الٹی سمت میں بہہ جانا۔ پھر وہی کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے 30 سال لگا کر ایک ایسی نسل تیار کی کہ جب بھی سلطنت پر، جب بھی ریاست پر مشکل وقت آتا ہے تو یہ دشمن کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آج بھی یہ دشمن کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہندوستان کی زبان بول رہے ہیں، طالبان کی زبان بول رہے ہیں۔ ابھی ان کو 4 دن پہلے ان کو طالبان سے پیار ہو گیا تھا، طالبان کے گانے گا رہے تھے، ابھی طالبان کی اس محبت سے سحر سے نکلے ہیں، تو ابھی یہ ایران والوں کے ترانے گا رہے ہیں، اور ایران والوں کے ترانے تو پورے پاکستان گا رہا ہے، پورے پاکستان ایران کے لیے دعائیں کر رہا ہے، ان کی ہمت اور حوصلے کی داد دے رہا ہے۔ ایران کے لیے پاکستان کی سڑکوں پر کتنے لوگ نکلے ہیں وہ آپ نے خود دیکھ لی ہیں۔ تو خیر، یوتھیے جو ہیں یہ کرتے رہیں گے، اور ان کا بس یہی شیوا ہے، یہی ان کی ٹوٹل کہانی ہے۔ آج پھر پی ٹی آئی نے عمران خان کے لیے طبی بنیادوں پر این او آر مانگ لیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوسری درخواست دائر کی ہے۔ عمران خان کی آنکھ خراب ہے اور اسے ہسپتال منتقل کرنے کے آرڈر دیے جائیں۔ یہ وہی عمران خان ہے جو دوسروں کی بیماری کا مذاق اڑایا کرتا تھا، لیکن اب دیکھ لیں ذرا، وہ بار بار کہیں کہ عمران خان کو ہسپتال داخل کیا جائے۔ پتہ نہیں ہے، اللہ معاف کرے، ہسپتال تے کوئی پتہ نہیں موت دے فرشتے نے آنا نہیں ہے گا۔ اصل بات وہی ہے جو سب کہہ رہے ہیں کہ 2 سال ہو گئے ہیں اور خان صاحب جو ہیں وہ بری طرح تھک گئے ہیں، اور جب بری طرح تھک گئے ہیں تو پھر ڈیفینیٹ اب خان صاحب جو ہیں وہ ان کو، ہاں جی، بس تھک گئے ہیں تو تھک گئے ہیں، اب کیا ہو سکتا ہے؟ تھکنے کے بعد پھر خان صاحب جو ہے وہ اب آرام چاہتے ہیں، لیکن آرام اب ملے گا کسی طور پر۔ ادھر پاکستان پر سائبر حملے چل رہے ہیں، ان حملوں میں کل جیو نیوز پر حملہ ہوا، ان کی نشریات کو ہیک کیا گیا، اس پر پاک فوج کے خلاف پیغام نشر کیے گئے۔ پھر ویب سائٹ پر موساد جو اسرائیل کی ہے اس نے بھی اپنا ڈیٹا چلانا شروع کر دیا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک پیغام تھا۔ آج پھر پاکستانی ہیکرز نے بھارتی چینل اے پی پی نیوز کو ہیک کیا، جس کے 3 کروڑ فالوور ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی چینل اے پی پی نیوز پر ہیکرز نے ہیک کرنے کے بعد چینل پر پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے آویزاں کر دیے۔ بھارتی چینل پر پاکستانی فوج کا مواد چلتے لگا، جبکہ اے پی پی نیوز پر فیلڈ مارشل سید آصم منیر کے خطاب کے اقتباسات بھی چلائے گئے۔ پھر انج تے انج ہی سی، پھر تسی آ جاؤ، پھر ساڈے نال تسی تگڑے نہیں ہیگے، اے تانوں پتہ ہونا چاہیے۔ پوری دنیا پہ مشہور ہیں آپ آئی ٹی میں، لیکن آپ آئی ٹی میں سمجھیں کہ بچے ہی ہیں پاکستان کے۔ اگر پاکستانی سامنے آ گئے نا تو پھر آپ کو مطلب کہ چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اگر آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو آپ کے جو چینل ہے نا وہاں پر کیا کیا چلا دیے گا، بے فکر ہو جائیں۔ بلکہ میں اب روزوں میں کیا کہوں، میری دی ویڈیو چلائی نا تہاڈے چینلاں تے تانوں لگ سمجھ آنی، اس واسطے ہیکر کو چاہیے کہ ذرا انسان بن جائے، نہیں تو پھر وہ میری والا جو پورا ایک سلسلہ ہے نا وہ تمام چینلوں پر چلا دیا جائے گا، آپ کے لائیو چینلوں میں، پھر گھروں میں بیٹھ کے دیکھے گا، پھر ہمیری اور میری کی محبت کے جو کارنامے ہیں نا وہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کے بیٹھے دیکھیں گے، اس لیے نہ پنگے لیں۔ مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال کے باعث پاکستان اور افغانستان کی فضائی حدود سے اوور فلائٹنگ کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ فلائٹ رائٹ کے مطابق موجودہ صورتحال میں پاک افغان فضائی حدود سے کئی روٹس دنیا کے مصروف ترین کوریڈور بن گئے ہیں۔ فلائٹ روٹ سے لی گئی تصاویر میں پاکستان اور افغانستان کے فضائی حدود میں پروازوں کا واضح رش دیکھا جا سکتا ہے، اور سول ایشین کا بتانا ہے کہ پاکستان فضائی حدود سے اوور فلائٹنگ کے کئی گنا بڑھنے سے ایویشن انڈسٹری کو لاکھوں ڈالر کے منافع ہونا کی توقع ہے۔ ڈیفینیٹ پورے کا پورا مشرق وسطیٰ ایران بند ہے، تو پھر افغانستان کا روٹ لے کر اور افغانستان سے پاکستان اور پاکستان سے آگے جو ہے وہ روٹ جو بن رہے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے جب پاکستان کی حدود استعمال کریں گے تو پاکستان کو اس میں انکم بھی ہوگی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، ہمیں تھوڑے سے عقل کے ناخن لینے چاہیے، خاص طور پہ ان پاکستانیوں کو جو جذبات میں آ کر سڑکوں پہ نکلے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات اور کہوں گا، پھر ایک دفعہ پنجاب کی حکومت اور سندھ کی حکومت کا ذرا یہاں پہ اگر موازنہ کیا جائے، پنجاب کی حکومت میں جو نعرے لگاتے ہیں نا اس کے پھر نعرے ٹھیک لگتے ہیں۔ جیسے ہی یہ انسیڈنٹ ہوا اور سپریم لیڈر جو ایران کے ہیں ان کی شہادت کی خبر آئی تو پنجاب حکومت الرٹ ہو گئی کہ اگر پنجاب میں لاہور میں کسی جگہ پہ ایسے کوئی جلسے جلوس نکلتے ہیں تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔
कैप्टन अली हैं जो डीसी लाहौर हैं, वो फ़ौरन सामने आए, अपने बहादुर सिपाहियों के साथ सामने आए, अपनी पुलिस के साथ सामने आए और लोगों के पास गए, लोगों के पास बैठे, लोगों को समझाया, लोगों से बात की। मरियम नवाज़ उसको लाइव देख रही थी, एक-एक लम्हे की खबर ले रही थी और जो मुज़ाहिरीन थी उनको पुरअमन रहने के लिए डीसी खुद हर वक़्त मौजूद था। पुलिस वालों ने उनके रोज़े खुलवाए, उनके साथ बैठे, उनके साथ खाया, उनके साथ बात की, उनको किसी तरह भी किसी ऐसी जगह पे जाने से रोका ताकि वो आगे ना जाएँ और उनको कहा कि आपका राइट है, हक है, प्रोटेस्ट करें, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आप अपने ही मुल्क की अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचा सकते और उन्होंने पहुँचाया भी नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए लाहौर में या किसी किस्म का कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसी किसी किस्म की पंजाब में कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र नहीं आई। दूसरी तरफ कराची है, वहाँ पर जो हाल हुआ वो आप देख सकते हैं। मतलब कि रेंजर भी आमने-सामने थी, वहाँ की पुलिस भी आमने-सामने थी, वहाँ पर कुछ शहादतों की बात हो रही है, कुछ ज़ख्मियों की बात हो रही है। अमरीकी कॉन्सुलेट के अंदर जो है मुज़ाहिरीन घुस गए हैं, कैसे घुस गए हैं? हुकूमत सोई हुई थी, कहाँ थी हुकूमत? हुकूमत ने बरवक़्त इक़दामात क्यों नहीं किए? यहाँ पर फिर मैं दाद दूँगा मरियम नवाज़ साहिबा की कि पंजाब में किसी भी हादसे से निपटने के लिए मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो फ़ौरन चाहे एक गटर से लेके एक होटल में आग लगने से लेकर कोई भी हादसा होता है, तो वज़ीर-ए-आला खुद लाइव डायरेक्ट बैठ जाती हैं और मुतल्लका हकाम के साथ राब्ते में रहती हैं और किसी मज़ीद जानी नुकसान से बचाने के लिए वो अलर्ट हो जाती हैं। यही हुकूमत होती है और यही हुकूमत का विज़न होता है जो कि मरियम नवाज़ साहिबा कर रही हैं। एक बात और भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि हमें अपने मुल्क में तोड़-फोड़ से, अपने मुल्क में आग लगाने से, जलाने से मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा एहतियात करनी चाहिए। इससे क्या होगा? आप खुद बताएँ या खुद सोचें कि इससे होगा क्या? आपका अपना नुकसान होगा, आप में से कोई ज़ख्मी हो सकता है, कोई शहीद हो सकता है। अमेरिका वहाँ बैठा है, उसके आप किसी कौंसल जनरल को आग लगा देंगे तो उससे अमेरिका को क्या फ़र्क पड़ेगा? वो आपके खाते से नया बनवा लेगा। आप और नुकसान कहाँ हुआ? ईरान में। ज़िम्मेदारी किसकी है? ईरान की है। उनके सुप्रीम लीडर को शहीद का दुःख पूरी पाकिस्तानी कौम को है, पूरे आलमे इस्लाम को दुःख है। लेकिन उस दुःख को मिटाने के लिए अगर आप मैकडॉनल्ड जलाने चलेंगे, केएफसी चलाने चलेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? आपने अगर कोई काम करना है या कुछ करने हैं तो आप घरों पे बैठे दुआएँ माँगे उनके लिए। पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो सब देख के चल रही है कि ये चीज़ें कैसे लेके चलनी है, तो थोड़ा-सा यहाँ पे भी ख़्याल करना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने सूबे को डिजिटल बनाने का जो फ़ैसला किया है, उस पर अमल-दरामद किया जा रहा है। ज़िला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की क़यादत में नवाज़ शरीफ आईटी सिटी फ्री वाई-फाई मंसूबे जो हैं वो सूबे भर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को वुसअत दे रहे हैं और फ्री वाई-फाई को पंजाब भर में तोसीह दी जा रही है। ये इक़दामात नौजवानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं और एक ज़्यादा स्मार्ट और मज़बूत पंजाब की बुनियाद रख रहे हैं। पहले लाहौर में आपने देखा था कि आपको अक्सर सड़कों पर वाई-फाई जो है वो फ्री मिलता था मरियम नवाज़ वाई-फाई के नाम से। लेकिन अब नवाज़ शरीफ जो आईटी सिटी है उसने फैसला किया है कि इसको पूरे पंजाब में लेके जाएँगे। पंजाब के हर बड़े शहर में आपको वाई-फाई फ्री मिलेगा और वाई-फाई फ्री जो मिलेगा ये मेरी एक और इत्तला भी है कि ये आने वाले दिनों में पंजाब इंटरनेट पे काम कर रहा है और वो जो सैटेलाइट है वहाँ से आपको डायरेक्ट इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड करने के लिए कोशा है। हमारी बात हुई थी जो आईटी की मिनिस्ट्री अनोशा रहमान साहब हैं वो इस पे काफ़ी हद तक काम कर चुकी हैं। मरियम नवाज़ का विज़न ये है कि उनको विज़न ये है कि हर घर में एक तेज़ रफ़्तार इंटरनेट होना चाहिए। क्योंकि इंटरनेट तेज़ होगा तो आप ज़र मुबादला कमा सकते हैं। आप फ्रीलांस बैठ के जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, आपके बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं, वो इंटरनेट अच्छे स्पीड वाले से बगैर पढ़ सकते ही नहीं है। तो आने वाले दिनों में आपको पंजाब का अपना इंटरनेट जो है वो नज़र आएगा और इंशाअल्लाह ताला उसकी रफ़्तार भी तेज़ होगी और उसके अलावा जो स्टारलिंक वाला इंटरनेट है, वो बहुत तेज़ है। बहुत सारे दोस्तों ने जिन्होंने कतर एयरवेज़ में सफ़र किया है, वो बताते हैं कि जहाज़ में इंटरनेट ही ऐसे ही चलता है जैसे आप किसी यूरोपियन मुल्क में बैठकर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो भी जल्द इंशाअल्लाह ताला जो है वो लॉन्च होने जा रहा है, जिससे इंटरनेट की स्पीड बेहतर होगी और पंजाब इसमें भी सबसे आगे होगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। इस तरह हँसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें। अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।